साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में और विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव होते हैं उनके बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को यदि सरल शब्दों में हम व्याख्या करें तो उसका ये तात्पर्य होता है कि जब भी किसी चालक में मान लो ये क्या है, कोई चालक तार है, ये क्या है, कोई चालक तार है। इस चालक तार में जब भी हम क्या करें, विद्युत धारा का प्रवाह करें, विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो और इस विद्युत धारा बहने वाले तार के दोनों तरफ यदि चुंबक रख दिया जाए, यानी इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, इस चालक तार पर एक क्या लगने लग जाता है, बल लगने लग जाता है। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का तात्पर्य, यदि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार पर एक बल लगने लग जाता है जिससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब इस सिद्धांत के आधार पर हमें दैनिक जीवन में कुछ युक्तियां देखने को मिलती हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो जाती हैं। तो हम उन युक्तियों की बात करेंगे, लेकिन पहले हमें सिद्धांत समझना होगा जो कि हमने समझा। क्या होता है सिद्धांत, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यदि किसी चालक तार में तो क्या हो जाएगा, उस पर एक बल लगने लग जाएगा, बशर्ते कि वो चालक तार कहाँ रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो। अब ये जो बल लगेगा, इस बल की जो दिशा निर्भर करती है वो निर्भर करती है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में विद्युत धारा की दिशा मान लो इस तरफ बह रही है तो बल मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन धारा की दिशा अगर हम उल्टी कर देंगे तो इस बल की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। आइए अब समझते हैं इस पर आधारित युक्तियों को। तो देखिए, पहला इस पर आधारित युक्ति है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अर्थात विद्युत घंटी के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक परिपथ होता है, एक चालक तार होता है जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ये परिपथ जो इसमें चालक तार की भांति कार्य करता है। अब इस चालक तार या परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उस समय इसको किस पे लपेट दिया जाता है, एक चुंबक पर लपेट दिया जाता है। तो क्या हो गई, दो शर्तें पूरी हो गई, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, चालक तार उपस्थित है और उसमें से क्या बह रही है, धारा बह रही है। अब धारा बहेगी, चुंबकीय क्षेत्र में बह रही है, तो क्या लगेगा, बल लगेगा और इस बल के कारण ये चालक तार गति करते हुए यहां घंटी से टकरा जाता है। यही सामान्य सा सिद्धांत है विद्युत घंटी का। इसी प्रकार का एक अन्य उपकरण जो कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, वो है विद्युत मोटर। आप देखते हैं जब हम मोटर को ऑन कर देते हैं तो वो उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। यदि पानी उठाने वाली मोटर है तो उसकी जो चक्री है वो घूमकर क्या करती है, पानी उठाने का कार्य करती है। पहिए को घुमाने वाली कोई मोटर है तो वो क्या करती है, पहिया घुमाती है। इस प्रकार से विद्युत मोटर क्या करती है, जब उसको विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो वो उस विद्युत ऊर्जा को एक बल में परिवर्तित कर देती है। और ये कैसा होता है, विद्युत मोटर को यदि हम विस्तार से बात करें तो इसका कारण भी क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। होता क्या है इसमें, देखिए आपको डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करके यदि इस डायग्राम को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस प्रकार विद्युत जो मोटर होती है, विद्युत मोटर को यदि हम देखें तो इस प्रकार का एक डायग्राम विद्युत मोटर के सर्किट में हमें देखने को मिलता है। और इस विद्युत मोटर के अंतर्गत बीच में हमें एक कुंडली देखने को मिलती है। ये जो कुंडली होती है ये वास्तव में क्या होता है, विद्युत मोटर के लिए एक प्रकार का चालक तार होता है। और हमने कहा कि जब चालक तार में विद्युत धारा का क्या किया जाता है, प्रवाह किया जाता है, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक के द्वारा एक बल महसूस किया जाता है यदि उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। तो विद्युत मोटर में इस प्रकार से चुंबक होता है, चुंबक के बीच में एक तार रख दिया जाता है और इस तार पे क्या किया जाता है, किस रूप में रखा जाता है, कुंडली के रूप में। और इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तार में से और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसलिए इस चालक तार पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, एफ लगेगा, बल लगेगा। अब इस बल की जो दिशा है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, बल की दिशा निर्भर करती है विद्युत धारा की दिशा पर। तो यहां इस कुंडली में धारा एक बार तो इस दिशा में बहाई जाती है और दूसरी बार जो धारा की दिशा होती है वो इस प्रकार की होती है। तो दिशा बदलने के साथ ही ये बल की जो दिशा है वो भी बदल जाती है। जैसे ही धारा की दिशा बदली,
विद्युत धारा जो कि इस कुंडली में से बह रही है उसकी दिशा बदलते ही इस कुंडली पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। तो एक बार तो इस कुंडली में ऊपर की ओर बल लगता है और एक बार नीचे की ओर बल लगता है, जिससे ये कुंडली क्या करने लग जाती है, घूमने लग जाती है। इस प्रकार से कुंडली घूमती है, इसका शाफ्ट क्या होता है, घूर्णन करने लग जाता है और जो विद्युत ऊर्जा हमने दी थी वो विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, हमने देखा कि वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। और यही किसका सिद्धांत है, यही विद्युत मोटर का क्या है, सिद्धांत है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या हुआ, जैसे ही हमने तार में धारा प्रवाहित करी, तार किस रूप में होता है, कुंडली के रूप में, धारा प्रवाह होते ही क्या होने लग जाता है, उस तार पर एक बल लगता है, बल की दिशा बदलती रहती है। बदलने का कारण क्या है कि जो कुंडली जिसे आर्मेचर भी कहा जाता है, ये कुंडली जिसे हमने देखा था इसे क्या कहा जाता है, आर्मेचर भी कहा जाता है। ठीक है, इस आर्मेचर में धारा की दिशा को क्या कर देते हैं, हम बदल देते हैं। बदलने का परिणाम क्या होता है, इस पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है और कुंडली घूर्णन करने लग जाती है। ये था विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो दो प्रमुख उपकरण हमने देखे जो कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित थे, विद्युत घंटी और विद्युत मोटर। अब कुछ किताबों में जो डायनेमो या जनित्र है, कुछ किताबों में डायनेमो या जनित्र या डायनेमो को भी क्या लिखा गया है कि वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं। लेकिन डायनेमो या जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, अपितु किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अभी हमने समझा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पूर्व हम समझेंगे चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब भी किसी चालक तार को क्या रख दिया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रख दिया जाए। ये मान लो कोई चालक तार है, ठीक है, ये तार है, इस चालक तार को यदि चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रख दिया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो दो तरीके से इसमें से विद्युत धारा बह सकती है। दो तरीके से इसमें विद्युत धारा बह सकती है या उत्पन्न हो सकती है। पहला तरीका तो क्या कि इस चालक तार को हम क्या कराएं, मूवमेंट कराएं, गति कराएं। चालक तार को गति यदि करा दिया जाए किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसका परिणाम क्या होगा, इस चालक तार पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो इस तार को महसूस हो रहा है उसको यदि हम गति कराएंगे चालक तार को, तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो ये तार महसूस कर रहा है उसकी मात्रा बदल जाएगी। और जैसे ही किसी तार में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगता है वैसे ही उस तार में से धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ये तो हुआ पहला तरीका जिसे हमने क्या कह दिया, चुंबकीय प्रेरण। इसके अंतर्गत क्या करा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को रखा जाता है, ठीक है, और रखकर उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, जिससे क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उस चालक में लगता है, जिससे उसमें क्या होने लग जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। इसको तो क्या कह दिया, चुंबकीय प्रेरण। दूसरा शब्द हमने क्या देखा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब सिद्धांत क्या है कि चालक में धारा कब प्रवाहित होगी, जब उस पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो पहला तरीका तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र कब लग सकता है, मैंने आपको बताया कि इस चालक तार को ही हम क्या करा दें, गति करा दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस चुंबकीय क्षेत्र को ही क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान ही परिवर्तित कर दिया जाए, कभी कम कभी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यदि दिया जाए इसको, चालक तार को, कैसे, चालक तार को गति करा के नहीं, अपितु चुंबकीय क्षेत्र के मान में ही हम परिवर्तित कर दें। कभी इस चालक तार को हम कम चुंबकीय क्षेत्र दें और कभी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र दें, तो भी इस तार में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित करके जब चालक में धारा बहती है तो उसे क्या कह दिया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह दिया जाता है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण वास्तव में कैसे उत्पन्न किया जाता है, वास्तव में इसके लिए एक परिपथ काम में लिया जाता है। और इस परिपथ में, ये एक परिपथ है, मान लो देखा आपने, ये आपको एक परिपथ दिख रहा है। इस परिपथ में क्या किया जाता है, अलग अलग मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब अलग अलग मात्रा की जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है, इस परिपथ में अलग अलग मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अलग अलग मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अलग अलग मात्रा का चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो गया, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही क्या लगेगा,
कोई भी चालक तार रख दिया जाएगा तो इस चालक तार को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा और ये चालक तार क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कह दिया हमने, अच्छा इस चालक तार में गति नहीं करने लग जाएगा, सॉरी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इसी को हम सामान्य रूप से क्या कह देते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब दैनिक जीवन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ युक्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें माइक्रोफोन। अब ये माइक्रोफोन क्या होता है, इसमें एक परिपथ होता है और उस परिपथ में क्या किया जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे, ध्वनि ऊर्जा जो इसे मिलती है, ये जो ध्वनि ऊर्जा मिलती है, ये ध्वनि ऊर्जा इस परिपथ में क्या करती है, अलग अलग मात्रा का, जब ध्वनि आती है माइक्रोफोन में से, जैसे मैं ये ध्वनि बोल रहा हूं, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, इस माइक्रोफोन में मेरी ध्वनि की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण होता क्या है कि अलग अलग मात्रा का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। अलग अलग मात्रा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये ध्वनि ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी, जो ध्वनि ऊर्जा दी जा रही है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और परिवर्तित हुई हुई ये विद्युत ऊर्जा सिग्नल के रूप में क्या करती है, आगे बढ़ती है। दूसरा इसी प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करने वाला है उपकरण है एम्पलीफायर। कौन सा, एम्पलीफायर। तीसरा इसी प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जो उच्च एसी को, यानी उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को किसमें परिवर्तित कर देता है, निम्न एसी में परिवर्तित होता है, कम मात्रा की प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। और चौथा महत्वपूर्ण उपकरण जो इस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है विद्युत जनित्र या डायनेमो। तो इस प्रकार से चार प्रमुख उपकरण हैं जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इससे पहले हमने देखा था विद्युत घंटी और विद्युत मोटर। तो विद्युत घंटी और विद्युत मोटर, ध्यान रखना आपको, विद्युत घंटी और विद्युत मोटर ये दोनों तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये दोनों सिद्धांत करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये कार्यरत रहते हैं। जबकि ये चारों के चारों उपकरण विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब विद्युत जनित्र के सिद्धांत को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए विद्युत जनित्र या डायनेमो, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का एक परिपथ होता है विद्युत जनित्र या डायनेमो में। अब विद्युत जनित्र या डायनेमो, जैसा हमने देखा, विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब ये होता कैसे है, देखिए ये हमने देखा यहां इस प्रकार से, ये एक क्या होती है, कुंडली होती है। इस कुंडली के साथ में इस प्रकार से ये क्या लगा रहता है, एक शाफ्ट लगा रहता है, इसको क्या बोल देते हैं, शाफ्ट लगा होता है। ठीक है, अब ये शाफ्ट क्या करता है, ये शाफ्ट इस कुंडली को क्या करता है, घुमाता है। ये शाफ्ट क्या करता है, कुंडली को घुमाता है, कुंडली को घुमाता है। अब ये कुंडली जब घूमती है तो इससे क्या होता है, इस कुंडली में गति उत्पन्न होती है, ये घूमने लग जाती है, अर्थात अलग अलग गति ये करने लग जाती है। कभी ये इस तरीके से गति करती है, रोटेशन करने लग जाती है, कभी ऊपर की दिशा में, कभी नीचे की दिशा में ये क्या करने लग जाती है, रोटेशन करने लग जाती है। अब रोटेशन जब ये करने लग जाती है तो इस पर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र लगता है, क्योंकि ये किसके बीच में रखी है, आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी होने के कारण, और यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में चालक क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए, तो उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चालक तार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गति करते ही उसमें क्या होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इस प्रकार से ये यांत्रिक ऊर्जा जो इस शाफ्ट के माध्यम से कुंडली को घुमा रही है, उसको ये किस में परिवर्तित कर देता है, कुंडली के घूर्णन के कारण किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब विद्युत ऊर्जा की जो दिशा निर्भर करती है, विद्युत धारा जो इससे उत्पन्न हुई है उसकी दिशा किस पर निर्भर करेगी, इस कुंडली के घूर्णन की दिशा पर, कुंडली के घूर्णन की दिशा पर, घूर्णन की दिशा पर निर्भर करेगी। यदि ये दिशा बार बार में परिवर्तित हो, और बार बार में परिवर्तित कब होगी, जब हम इसका घूर्णन की दिशा यदि परिवर्तित करेंगे
तो धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो धारा की दिशा यदि बार बार में परिवर्तित करता है यदि कोई डायनेमो, तो उसे क्या कह देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस प्रकार गति करेगा, एक बार तो रोटेशन करेगा नीचे की ओर, एक बार रोटेशन करेगा ऊपर की ओर। परिणाम क्या होगा, एक बार तो धारा की दिशा अलग होगी, दूसरे राउंड में धारा की दिशा अलग होगी। अलग अलग दिशा होने से यह किस प्रकार की धारा उत्पन्न करेगा, प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरे प्रकार के जनित्र होते हैं दिष्ट धारा जनित्र, जिसमें कुंडली एक ही दिशा में क्या करती है, घूर्णन, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, घूर्णन करती है। तो धारा की दिशा भी क्या रहती है, पूरे चक्र के दौरान एक जैसी रहती है। इसे क्या कह दिया जाता है, दिष्ट धारा जनित्र कह दिया जाता है। तो क्लियर है, दो चीजें हमने देखी, एक तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और एक विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। दोनों अलग अलग हैं, दोनों पे आधारित युक्तियां भी अलग अलग हैं। कुछ किताबों में दोनों को मिक्स कर दिया गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत में अंतर नहीं किया गया है, और सभी युक्तियों को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अंतर्गत ही सम्मिलित कर दिया गया है। अब हमने बात की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, तो इसी के साथ यहाँ ये लाजमी है कि हम बात करें चुंबकों के बारे में भी और चुंबक से उत्पन्न होने वाले प्रभाव चुंबकत्व के बारे में भी। चुंबक की यदि हम बात करें तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में लोहे का ऑक्साइड या Fe3O4 होता है, जिसका अपना कोई आकार नहीं होता। अर्थात प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और वो वास्तविक रूप से या केमिकल रूप से होते क्या हैं, फेरस ऑक्साइड या Fe3O4 होते हैं। दूसरे प्रकार के जो चुंबक होते हैं जो कि हम देखते हैं दिन प्रतिदिन के लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, वो क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक। इन कृत्रिम चुंबकों का एक स्पेसिफिक आकार होता है, और ये कृत्रिम चुंबक लोहे, इस्पात या कोबाल्ट से क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। स्पेसिफिक आकार होता है, या तो ये छड़ के रूप में होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के, या फिर ये सुई के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और जो चुंबक होता है उस चुंबक के दो ध्रुव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक ध्रुव को बोलते हैं नॉर्थ और एक को बोलते हैं साउथ, ठीक है। और इन दोनों अक्षों को, इन नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है, नॉर्थ और साउथ को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा को क्या बोल देते हैं, चुंबक का अक्ष। तो ये क्या हो गया, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, तो चुंबकीय अक्ष क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है, चुंबक के नॉर्थ और साउथ ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वही क्या होती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब यदि दो चुंबकों को आपस में पास पास में रख दिया जाए तो क्या होगा, उसकी यदि हम बात करें तो यदि एक चुंबक के साउथ और दूसरे चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को, यानी विपरीत ध्रुवों को पास में रखते हैं तो वो आपस में आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों को यदि पास में रख दिया जाएगा तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये थे प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब चुंबकों का एक विशेष गुण जिसे हम सामान्य भाषा में चुंबकत्व कहते हैं, वो चुंबकत्व आखिर होता क्या है, चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का जो चुंबक का गुण होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, सीधी सी भाषा में चुंबकत्व कह देते हैं। अब चुंबकत्व के यदि बात की जाए कि चुंबक के अलग अलग हिस्सों में ये चुंबकत्व कितना होता है, तो हम देखते हैं चुंबक के जो ध्रुव होते हैं यहां पर चुंबकत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। जबकि चुंबक का जो मध्य स्थान होता है, उस मध्य स्थान में यानी ठीक बीचों बीच चुंबकीय मान या चुंबकत्व किसी भी चुंबक का क्या होता है, शून्य होता है। यहां पर चुंबकत्व कितना होता है, शून्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी चुंबक को हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, पीट देते हैं, गिरा देते हैं, या उसको कई समय तक उपयोग में न ले, कई वर्षों तक उसको उपयोग ना ले, तो इन सभी कारणों से भी जो चुंबक है उसका चुंबकत्व धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। जैसा मैंने आपको बताया चुंबक का गुण क्या होता है, चुंबकत्व, यानी चुंबक के आसपास एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां तक ये क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो क्षेत्र जहां तक ऐसा महसूस किया जाता है, यानी वो क्षेत्र जहां तक ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है उसे क्या कह दिया जाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कह दिया जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं प्रयोग में ली जाती हैं जिन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहती हैं। क्या कहते हैं, इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहती हैं।
और ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के चारों ओर खींची जाती हैं। कैसे खींची जाती हैं? ये सदैव चुंबक के नॉर्थ ध्रुव से साउथ ध्रुव की ओर क्या करी जाती हैं? खींची जाती हैं। सबसे पहली चीज तो चुंबक के चारों ओर खींची जाएंगी, नॉर्थ से लेके साउथ की ओर खींची जाएंगी, और चुंबक के अंदर, चुंबक के अक्ष के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर खींची जाएंगी। ये काल्पनिक रेखाएं इसलिए खींची जाती हैं ताकि चुंबक के चारों ओर किसी बिंदु पर हम चुंबकत्व का मान ज्ञात कर सकें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकें। चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी भी बिंदु पर क्या होता है और उसकी दिशा क्या होती है, उसका पता किससे चलता है? हमें चुंबकीय रेखाओं से पता लगता है। चुंबकीय रेखा के पैरेलल किसी पॉइंट पर यदि सीधी रेखा खींच दी जाए, यानी चुंबकीय जो बल रेखा है उसके किसी भी बिंदु पर को स्पर्श करती हुई यदि कोई रेखा खींचते हैं तो वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। दूसरी विशेषता चुंबकीय क्षेत्र की कि ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, और यदि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है तो इन चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में आपस में जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? समान होगी। उसके अलावा यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है अर्थात चुंबकत्व अधिक है तो ये चुंबकीय रेखाएं क्या होंगी? पास पास में होंगी, और यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है यानी चुंबकत्व विरल है तो ये चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर क्या होंगी? स्थित होंगी। ठीक है, तो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय रेखाएं पास पास होती हैं, और यदि कमजोर होता है चुंबकीय क्षेत्र तो ये विरल होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। खींची कैसे जाती हैं? चुंबक के नॉर्थ सिरे से साउथ सिरे को मिलाते हुए, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर इनकी दिशा होती है। तो ये हमने बात की चुंबकीय रेखाओं की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुंबकत्व की, हमने बात की। अब इस चुंबकत्व के आधार पर कैसे हम पदार्थों को क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं, किन कैटेगरीज में सभी पदार्थों को रख सकते हैं, उसकी यदि बात की जाए तो तीन कैटेगरी में पदार्थों को रखा जाता है। पहला लोह चुंबकीय पदार्थ जिन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ जिन्हें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और तीसरा होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहले पदार्थों की यदि हम बात करें जो कहलाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, ये लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र के आसपास रख दिया जाए यानी चुंबक के आसपास रख दिया जाए तो ये पदार्थ प्रबलता से चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, चुंबकत्व के गुण को ये दिखाते हैं। और ऐसे पदार्थों का उदाहरण है लोहा, निकिल, कोबाल्ट और जस्ता। अर्थात लोहा, निकिल, कोबाल्ट या जस्ता को यदि चुंबक के आसपास रख दिया जाए तो चुंबक तेजी से इनको क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। ये आप इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये लोहे का चूर्ण है जिसे हमने चुंबक के पास रख दिया तो ये खींच के इसके पास में आ गया तीव्रता से। इस प्रकार के पदार्थ क्या हो गए? लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ जिन्हें हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी चुंबक की ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ जितनी तेजी से आकर्षित होते हैं उससे कम मात्रा में ये क्या होते हैं? चुंबकित होते हैं, आकर्षित होते हैं। किसकी ओर? चुंबक की ओर। उदाहरण है इनका प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। और तीसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिन्हें डायामैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक से विपरीत दिशा की ओर भागते हैं, प्रतिचुंबकन का गुण दर्शाते हैं, यानी चुंबक से दूर भागना। उदाहरण क्या क्या है इसका? उदाहरण है इसका बिस्मिथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, जल और नमक। ये सभी क्या करते हैं? दूर भागते हैं। किससे? चुंबक से। तो ये थे चुंबकत्व के आधार पर कुछ पदार्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे चुंबकत्व से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। चुंबकत्व का गुण हमने देखा, तो चुंबकत्व का जो गुण मिलता है किसी भी चुंबकीय पदार्थ में वो एक डोमेन के कारण मिलता है। अब डोमेन क्या होता है? जो भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं उस चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु क्या करता है? अपने आप में एक चुंबक की भांति कार्य करता है। यानी प्रत्येक अणु में नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं? पोल होते हैं। और इस लोह चुंबकीय पदार्थों का प्रत्येक जो परमाणु या अणु है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इन छोटे छोटे अणु जो कि चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है?
डोमेन कह दिया जाता है। और इन डोमेनों के कारण ही लोह चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। अब यदि इन लोह चुंबकीय पदार्थों को, यदि इन चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ जो कि चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यदि, जैसा हमने बताया था कि यदि इनको तापमान दिया जाए या गर्म किया जाए तो इनका क्या करने लगता है, ये क्या करने लगते हैं, इनका चुंबकत्व क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, कम होने लग जाता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ, वो थोड़ा कम तेजी से चुंबकीय पदार्थ की तरफ क्या होते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। अर्थात लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, यदि उनको तापमान दिया जाए और वो न्यूनतम ताप जिसपे ऐसा होता है वो क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप कौन सा ताप हो गया, वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति क्या करने लगे, कार्य करने लगे। अब क्या कृत्रिम रूप से चुंबक को बनाया जा सकता है, तो जैसा हमने बताया था पिछली स्लाइड में कि हाँ, कृत्रिम रूप से भी चुंबक का निर्माण किया जा सकता है। और उसके लिए दो प्रकार से चुंबक का निर्माण करा जाता है। एक तो अस्थायी प्रकार के चुंबक बनाए जाते हैं, उसके लिए जो उपयोग लिया जाता है मटेरियल वो है नरम लोहा। और दूसरा स्थायी प्रकार के चुंबक बनाए जाते हैं, उसके लिए इस्पात का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये था चुंबक, चुंबकत्व और चुंबकत्व के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के तथ्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में, अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से और किन युक्तियों के द्वारा परिवर्तित होती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों पर आधारित दैनिक जीवन की घटनाओं की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि विद्युत लेपन आपने देखा होगा कि कई बार एक धातु पर दूसरी धातु की क्या चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है। जैसे बर्तनों पे पॉलिश करना, वो क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। और ये विद्युत लेपन की जो युक्ति होती है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी प्रकार आप देखते हैं जो पहिए की रिम होती है उस पर एक चमकीली सतह है। इसी प्रकार नल जो ठूठी होती है घरों में, उसकी सतह भी आपको चमकीली दिखाई देती है। वो किसके कारण, उस पर क्रोमियम के लेपन के कारण। तो ये क्रोमियम का लेपन उनकी सतह पर भी किस सिद्धांत पर किया जाता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर किया जाता है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं वो, उन पर क्या किया जाता है, टिन का जो लेपन, वो वास्तव में होते किसके हैं, लोहे के, लेकिन उन पर टिन का जो लेपन किया जाता है वो भी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के द्वारा ही किया जाता है। और विद्युत धारा के इस रासायनिक प्रभाव में होता क्या है कि इस प्रकार से एक एनोड और कैथोड लगाकर क्या दे दी जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या कराई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और इस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण धातु की एक पतली परत क्या होती है, दूसरी धातु पर चढ़ जाती है। एक धातु को किसके रूप में काम में लेते हैं हम, एनोड के रूप में, किसके रूप में, एनोड के रूप में। और एक धातु को किसके रूप में, कैथोड के रूप में हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सिल्वर जो स्पून है, जो एक चम्मच है, उसको किस में काम में लिया हमने, कैथोड में। जबकि दूसरी जो प्लेट है उसको हमने, जो एनोड है उसमें क्या रखा हमने, सोने की प्लेट को। तो उसका परिणाम क्या होगा कि धातु, यानी कौन सी धातु, ये वाली सोना, किसके ऊपर चढ़ जाएगी, इस चांदी वाले के ऊपर एक परत के रूप में चढ़ जाएगी, जिसे क्या कह देते थे हम, लेपन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विद्युत लेपन कह देते हैं। तो ये सब किसके प्रभाव से होता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से। या विद्युत धारा क्या कर देती है, किसी अपघट्य को अपने अवयवों में बांट देती है, रासायनिक अवयवों में बांट देती है, उसी पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब इसी प्रभाव पर आधारित एक युक्ति है विद्युत सेल। और ये विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है उस रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में ये रासायनिक ऊर्जा को बदलता है तब, तो ये दो प्रकार से कार्य करता है। एक प्रकार होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। आइए देखते हैं क्या अंतर है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में। प्राथमिक सेल की यदि हम बात करें तो ये सीधा सीधा रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। आप सेल काम में लेते हो, सेल घड़ी में लगा है, वो उस रासायनिक सेल में क्या होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, अर्थात रसायन ऊर्जा होते हैं। उस रसायन ऊर्जा को वो किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए सेल डाल के हम क्या कर सकते हैं, छोटे बल्बों को जला सकते हैं,
ठीक है, तो ये कैसे हो पाता है, रासायनिक ऊर्जा जो सेलों में निहित है उसको ये सेल किस में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और प्राथमिक प्रकार के ये सेल एक बार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के पश्चात बेकार हो जाते हैं, दोबारा आगे को ये कोई कार्य नहीं करते। इनके उदाहरण है वोल्टीय सेल, लेग्लांसी सेल, डेनियल और शुष्क सेल। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के सेल होते हैं द्वितीयक सेल। ये क्या करते हैं, पहले तो खुद क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। अर्थात हम देखते हैं कई सेलों को हम प्लग में लगा के क्या करते हैं, पहले चार्ज करते हैं, अर्थात पहले ये विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं, फिर इस रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और जब इनकी रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो पुनः ये विद्युत लेके वापस से रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे और उस रासायनिक ऊर्जा को पुनः इनमें क्षमता होती है कि वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें। तो इन्हें चार्ज करके बार बार में क्या लिया जा सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है। बात करेंगे हम प्राथमिक प्रकार के कुछ सेलों की कि इसमें किस प्रकार के एनोड और कैथोड। देखिए जो भी सेल होता है उस सेल में क्या होता है, एक सिरा तो क्या होता है एनोड और एक होता है कैथोड, और इस एनोड और कैथोड को क्या रखते हैं, एक विद्युत अपगट्टे में रखते हैं। तो सेल में क्या होते हैं, तीन तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एक एनोड, एक कैथोड और एक विद्युत अपगट्टे। एनोड और कैथोड सामान्यतः एक धातु के बने होते हैं और विद्युत अपगट्टे में इन एनोड और कैथोड को रखा जाता है। तो आइए देखते हैं अलग अलग सेलों में किस प्रकार का एनोड होता है, क्या कैथोड होता है, कौन सा विद्युत अपगट्टे होता है और किस प्रकार से इनको प्रयोग में लिया जाता है। पहले हम बात करेंगे वोल्टीय सेल। ये सभी प्रकार के सेल कौन से प्रकार के सेल, कौन से सेल हैं, प्राथमिक प्रकार के सेल। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम वोल्टीय सेल की। वोल्टीय सेल में जैसा मैंने वो बताया एक होगा एनोड, तो एनोड तो इसमें क्या होता है, तांबे की एक छड़ होती है। कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ ली जाती है। विद्युत अपगट्टे के रूप में एक कांच के बर्तन में सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है। ये किसमें, वोल्टीय सेल में। लेग्लांसी सेल में क्या होता है, एनोड के रूप में तो क्या ली जाती है, कार्बन की एक छड़ ली जाती है, और कार्बन की ये जो छड़ होती है इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण में रखा जाता है। यानी सीधे छड़ नहीं रखी जाती, अपितु छड़ को पहले एक मिश्रण में रखा जाता है। किसके मिश्रण में, वो मिश्रण होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का। इस मिश्रण में फिर क्या रखा जाता है, छड़ को रखा जाता है। किसकी छड़ को, कार्बन की छड़ को, जो एनोड के रूप में कार्य करती है, और कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ ली जाती है। और विद्युत अपगट्टे यहां कौन सा होता है, कांच के बर्तन में रखा हुआ अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद है शुष्क सेल। शुष्क सेल में जो छड़ ली जाती है किसके रूप में, एनोड के रूप में, वो ली जाती है किसकी, कार्बन की छड़, और कैथोड के रूप में जस्ते की छड़। तो हम देख रहे हैं कैथोड के रूप में सभी प्रकार के सेलों में लगभग किसकी छड़ प्रयोग में ली जाती है, जस्ते की छड़ प्रयोग में ली जाती है। और विद्युत अपगट्टे की यदि हम बात करें तो शुष्क सेल में विद्युत अपगट्टे के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। और ये सारा मिश्रण किसमें रखा जाता है, जस्ते के बर्तन में रखा जाता है। बात करें विशिष्ट उपयोगों की तो लेग्लांसी सेल का विशेष रूप से उपयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर क्या होती है, विद्युत की आवश्यकता, यानी सतत रूप से विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, बिजली की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर लेग्लांसी सेलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि घंटी और टेलीफोन में सदैव विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, केवल विद्युत की आवश्यकता कब होगी, जब घंटी बजानी हो उस समय। टेलीफोन में भी जब टेलीफोन उपयोग में लिया जाए उस समय। तो इस प्रकार की युक्तियों में किस प्रकार का, लेग्लांसी प्रकार के सेलों का उपयोग किया जाता है, जो कि प्राथमिक प्रकार के क्या हैं, सेल हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और उन पर आधारित कुछ युक्तियां जैसे सेलों के बारे में बात की। तो इसी चर्चा के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।